भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मनोज तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक प्रोफेसर विजय कुमार जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, श्री विजय गोयल जी, मंच पर मौजूद दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के सांसद, प्रदेश के पदाधिकारी और इस सभागार में मौजूद पार्टी के कई वरिष्ठ नेतागण और मित्रों, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मतिथि है। इतिहास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस देश की स्वतंत्रता के बाद आरंभिक नेताओं में से एक बहुत वरिष्ठ नेता, विचारक और एक प्रखर राष्ट्रवादी के रूप में जानता है। जब जब स्वतंत्रता के पश्चात का इतिहास लिखा जाएगा तो डॉक्टर मुखर्जी का नाम केवल जनसंघ के प्राथमिक अध्यक्ष के रूप में नहीं होगा, केवल संविधान सभा के सदस्य या सांसद के रूप में नहीं होगा, लेकिन एक प्रकार से पूरी देश की एकता के वो प्रतीक थे। इस देश को इकट्ठा करना बहुत सरल काम नहीं था। 550 के करीब रजवाड़े थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत परिश्रम के साथ, और 1950 में जब उनका निधन हुआ तो 550 रजवाड़ों को एक करके देश को एक किया था। उस वक्त भी देश के कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसको बहुत बड़ा संसद में और भारतीय जनसंघ के रचना के बाद कश्मीर आंदोलन सबसे पहला बड़ा आंदोलन था, भारतीय जनसंघ ने किया था। वो जो रास्ता डॉक्टर मुखर्जी का था, उसमें आज जैसे मनोज जी अभी जिक्र कर रहे थे कि एक बहुत बड़ी पहल कल हुई जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके अपने आप को जीएसटी के साथ जोड़ा। और इस जोड़ने का एक राजनीतिक और आर्थिक महत्व भी है। आर्थिक दृष्टि से कभी यह देश अलग एक हुआ नहीं था, राजनीतिक दृष्टि से हुआ था, जिसको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहते हैं, वो कभी इस देश का नहीं था। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हर राज्य का अपना कानून होता था। केवल हर राज्य का ही नहीं, हर राज्य की अपनी परिस्थिति अलग होती थी। हम कल्पना करें कि 70 साल तक इस देश के व्यवसाय की स्थिति क्या थी।
जो लोग व्यापार और व्यवसाय करते हैं वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अपना योगदान देते हैं। उनके इस व्यवसाय करने की क्षमता के आधार पर देश में रोजगार बनता है, वो देश को टैक्स देते हैं और टैक्स का एक बहुत बड़ा महत्व समाज में होता है। मैं कई बार देखता हूं कि अलग अलग समाज के वर्ग आते हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता क्योंकि उनके बीच में काम करते हैं तो उनकी पैरवी भी करते हैं। सरकार के विभागों की अपेक्षा रहती है। अब विजय गोयल जी कहेंगे कि देश को खेल के क्षेत्र में बहुत महत्व हासिल करना है तो सरकार को साधन चाहिए। आजकल मैं देश की सुरक्षा रक्षा का काम देख रहा हूं, रोज फौज के लोग आते हैं कि देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए ये हमारी आवश्यकताएं हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन कहेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में अगर देश को प्रगति करनी है तो मुझे इतने साधन चाहिए। हम जब दुनिया में देखते हैं तो बार बार एक विषय आता है कि जो दुनिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या इस देश में नहीं हो सकता? क्या हमारे स्कूलों की स्थिति, हमारे अस्पतालों की स्थिति कि कोई आदमी शिक्षा के बगैर ना रहे, कोई आदमी स्वास्थ्य सेवाओं के बगैर ना रहे, ये सारी चिंताएं होती हैं। और एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से अपने आप से पूछना है कि ये देश का साधन आएगा कहां से? और यह स्वाभाविक है कि इस देश में जो भी व्यक्ति काम करता है, चाहे रोजगार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे व्यवसाय हो, वो सरकार और शासन को टैक्स देकर अपनी देश के प्रति जिम्मेवारी निभाता है। लेकिन हमने व्यवस्था ऐसी बनाई कि इस देश का कभी आर्थिक दृष्टि से एकीकरण हो नहीं पाया। हर राज्य के अंदर अपना टैक्स लगता है। अभी हमने गिनती की तो 17 ऐसे टैक्स हैं जिसमें इनकम टैक्स नहीं आता। जिसमें विदेशों से सामान आए तो कस्टम ड्यूटी लगती है, वो नहीं आती। अगर कोई व्यक्ति कोई सामान पैदावार करता है और देश के किसी भी हिस्से में बेचता है तो 17 ऐसे टैक्स हैं पूरे देश के अंदर, उसको अलग प्रकार से लग सकते हैं। केवल 17 टैक्स नहीं है, 23 ऐसे सेस हैं, वो भी टैक्स की तरह होते हैं जो उसके ऊपर लगते हैं। जब उसका सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो राज्य की सीमा के ऊपर 4-4, 8-8 घंटे, 2-2 दिन उसका ट्रक खड़ा रहता है। किसी शहर के अंदर घुसता है तो नाके वहां पर भी उसको रोक लेते हैं। पहले वो टैक्स देता था कि मैंने सामान की पैदावार की। अभी ट्रैक्टर वाले मित्र आए हुए थे, उनका उदाहरण ले लीजिए। ट्रैक्टर में लोहा लगता है, जिसने स्टील बनाया उसने पहले स्टील पे टैक्स दे दिया, जिसने उसके टायर बनाए उसने उस रबर के ऊपर टैक्स दे दिया। जब ट्रैक्टर बना तो ट्रैक्टर की बनाने के ऊपर टैक्स दे दिया।
जब वो ट्रैक्टर मान लीजिए गुजरात की किसी फैक्ट्री में से निकलकर बिहार तक गया, तो हर राज्य में लड़खड़ाते हुए घंटों दिनों तक वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद जहां पर बिक्री हुआ उन्होंने टैक्स ले लिया, और टैक्स देते देते केवल टैक्स नहीं दिया, जो पहली दौर में टैक्स दे चुका है लोहे पर और रबर पर, उस टैक्स के ऊपर भी दूसरे दौर में टैक्स देता रहा, और बढ़ते बढ़ते जिससे उसकी कीमत बढ़ गई। और देश की अर्थव्यवस्था की यह स्थिति है कि पूरा देश कभी एक नहीं हो पाया। हर राज्य ने अपनी टैक्स की दर तय की, और आपके ऊपर अगर 6 तरह के टैक्स लगे उस ट्रैक्टर पे, तो उसको 6 बार अपनी रिटर्न भरनी पड़ी। 6 बार उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग अधिकारियों के सामने जाना पड़ा। और जब अधिकारी के सामने आप जाते हैं तो सब जानते हैं कि टैक्स के अधिकारी के सामने जाना, पहले सीए के पास जाना, कंसल्टेंट के पास जाना, फिर अधिकारी के पास जाना, वो अपने आप में एक भ्रष्टाचार का और हैरेसमेंट का, तकलीफ देने का केंद्र बन चुका था। इस मौजूदा परिस्थिति से परेशान आकर, और मैं उनको दोष नहीं देता, बहुत बड़ा वर्ग था जो कहता था मैं भी देशभक्त हूं, मैं भी देश की सीमा के लिए अपना योगदान करना चाहता हूं, फौज की तनख्वाह के लिए योगदान करना चाहता हूं, हमारे देश में ताकत बढ़े उसके लिए अपना टैक्स देकर योगदान करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस मुसीबत के अंदर उलझना नहीं चाहता। व्यवस्था ऐसी निर्माण की और 70 साल तक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें कई लोगों को लगता था कि सारी तकलीफ से बेहतर तो यह है कि किसी तरीके से मैं इससे बच जाऊं। अब उस बचने से भी देश के ऊपर योगदान नहीं होता था। इस परिस्थिति में देश अलग था। कर्नाटक में अलग टैक्स लगेगा, आंध्र में अलग टैक्स लगेगा, और यह परिस्थिति देश में चली आ रही थी। किसी में इतनी क्षमता नहीं थी कि किसी प्रकार से कड़वा निर्णय लेकर इस पूरी व्यवस्था को बदल दें। एक तरफ देश को एकीकरण करना था, जो रास्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देश एक हुआ, आर्थिक दृष्टि से नहीं हुआ। और दूसरी तरफ जिसको टैक्स देना है वो टैक्स दे, और ये जो मुसीबत पैदा करने वाली, इस देश के व्यवसाय को और शासन को भी तकलीफ देने वाली, भ्रष्टाचार को पैदा करने वाली जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में से देश को बचाकर बाहर निकाले। अटल जी की सरकार के जमाने में एक टास्क फोर्स बनी। उसने कहा कि एक ही इसका रास्ता है। 2003 में उसने अपनी सिफारिश कर दी कि ये सारे टैक्स समाप्त कर दो, केवल एक टैक्स रखो, और पूरे देश को उस एक टैक्स के माध्यम से एक बाजार बना दो, और एक मार्केट बन जाए, और एक टैक्स की दर बन जाए। ये 2003 में हुआ। 2004 में सरकार चली गई। जब सरकार चली गई तो कांग्रेस के लोगों को लगा कि जो अटल जी की सरकार के दौरान उस टास्क फोर्स की सिफारिश आई है, शायद उनको उसमें कुछ योग्य चीज लगी हो। तो चिदंबरम साहब ने 2006 में कहा कि भाई इसको हम 2010 तक लागू करेंगे। नहीं कर पाए। 2011 में जब मौजूदा राष्ट्रपति जी वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि यह संविधान संशोधन मैं पेश करता हूं।
अब एक सवाल उठता है कि वो उस वक्त पारित क्यों नहीं हुआ। वो इसलिए उस वक्त पारित नहीं हुआ कि जो इस एक टैक्स की व्यवस्था है, इसका योग्य उस राज्य को मिलता है जिसमें अंत में जाकर सामान बिकता है। यह डेस्टिनेशन टैक्स है। जो अंतिम यात्रा उस सामान की होती है, उस राज्य को इसका लाभ मिलता है। जो पैदावार करता है उसको नहीं मिलता। अब पैदावार करने वाले कई राज्य थे। तमिलनाडु था, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थी, कर्नाटक था, महाराष्ट्र था, गुजरात था। बीजेपी के पास तो उस वक्त इन चारों में से केवल एक राज्य था। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारा नुकसान जो होगा उसकी भरपूरी कैसे करोगे। सरकार इसकी कल्पना नहीं कर पाई। सरकार बदल गई। पहले दिन से आर्थिक दृष्टि से इस देश को एक करना है। हमारे प्रधानमंत्री और नेता श्री नरेंद्र मोदी इस बात में बिल्कुल स्पष्ट थे। पहले दिन से यह स्पष्टता थी कि पूरे देश को एक करना है। तो जिन राज्यों को कठिनाई थी, उन राज्यों को हमने कहा कि भाई पहले 5 साल तक आपको कोई घाटा होगा तो उसकी भरपूरी हम लोग करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये संविधान में लिखने को तैयार हो। हमने कहा बिल्कुल लिखने को तैयार है। जिस दिन मोदी जी ने यह निर्णय कर लिया कि जिन राज्यों को तकलीफ आएगी उसका घाटा 5 वर्ष तक हम पूरा करेंगे, तो लगभग देश के सभी राज्य एक आवाज में बोलने लग पड़े। कुछ तकलीफ दी कांग्रेस ने 1 साल के लिए, लेकिन संविधान संशोधन को सरकार ने सर्वसम्मति से संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया। उसके बाद देश के हर राज्य में लेकर गए। राज्यों की भी पुष्टि चाहिए। जम्मू कश्मीर छोड़कर बाकी राज्यों ने भी पुष्टि की। उसके बाद देश में कानून बनने थे। कानून बना। केंद्र ने अपना कानून बना लिया, राज्यों ने अपना बना लिया। और पहली बार यह जो सिद्धांत था कि यहां अधिकार केंद्र का है, यहां अधिकार राज्य का है, इस सिद्धांत को अलग रख के केंद्र और राज्यों दोनों ने कहा कि हम साझे रूप से अपने अधिकार छोड़ते हैं और एक नई संस्था बनाते हैं, जीएसटी काउंसिल, जिसमें वो अधिकार रहेगा। और जीएसटी काउंसिल में 2/3 वोट राज्यों का है, 1/3 वोट है सिर्फ केंद्र का। निर्णय करने के लिए 3/4 चाहिए बहुमत। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में हमने ऐसा संविधान संशोधित पारित किया जो राज्यों और केंद्रों को मजबूर करता था कि एक होकर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। और यह सरल काम नहीं था। सरदार पटेल को 550 राज्य एक करना बहुत असंभव कार्य था। आज 29 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रांत, केंद्र सरकार, पहले संविधान संशोधन पे एक मत, फिर सभी कानूनों पे एक मत, और फिर 1211 ऐसी वस्तुएं हैं जिस पे टैक्स की दर तय होनी है। आज तक इस देश के इतिहास में नहीं हुआ। एक एक विषय को लेकर सबको एक मत पे ले आए। कई लोगों को लगता था ये एक सपना है, ये तो कभी पूरा नहीं होगा। अक्सर ये मानते हैं लोग कि सरकारें कभी अपनी डेडलाइन जो होती है
उसको पूरा नहीं कर पाती। सरकारी योजना अगर 1 तारीख तक समाप्त होनी है तो 3 साल बाद तक चलती है। लेकिन एक प्रकार से गणित की एक्यूरेसी के हिसाब से केंद्र सरकार ने राज्यों को साथ लेकर जो तारीख दी उस तारीख तक सारी की सारी कानूनी और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी व्यवस्था जो उसके समर्थन में चाहिए थी पूरी कायम कर दी। इसका असर देखिए अब क्या है। मैंने जम्मू कश्मीर से शुरू किया था क्योंकि मनोज जी ने उसका जिक्र किया था। जम्मू कश्मीर में कुछ अलगाववादियों ने कहा कि ये नहीं, इस देश जम्मू कश्मीर में टैक्स नहीं होगा। टैक्स होगा तो आर्थिक दृष्टि से देश के साथ एकीकरण हो जाएगा, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन इंडिया के साथ हो जाएगा। मैंने वहां की मुख्यमंत्री महबूबा जी को एक पत्र लिखा। मैंने कहा अगर आप नहीं करते तो इसका असर देखिए। असर यह होगा कि जम्मू कश्मीर में स्वयं तो पैदावार बहुत कम होती है, कोई फैक्ट्रियां नहीं है ज्यादा, टूरिज्म है, हैंडीक्राफ्ट्स है। देश के बाकी हिस्सों से सामान जाएगा। मान लीजिए वहां का कोई आदमी कार खरीदना चाहता है तो कार के जितने पुर्जे बनेंगे, उसके स्टील पर, उसकी इंजीनियरिंग पर, उसके शीशे पर, उसके रबर पर, वो सब पे टैक्स देगा। और अगर आपका राज्य इसके हिस्से में नहीं आया तो जब राज्य में पहुंचेगा तो कार खरीदने वक्त उसको दूसरी बार टैक्स देना पड़ेगा। तो पूरे हिंदुस्तान में अगर कार 70,000 या 80,000 रुपए सस्ती होती है तो पठानकोट में सस्ती मिलेगी, जम्मू कश्मीर में महंगी मिलेगी। तो अब आप चुन लीजिए कि अलगाववादियों वाले रास्ते पर चलना है या अपने राज्य के नागरिकों की मदद करनी है। और अर्थव्यवस्था में अपनी ताकत होती है। वहां के व्यापारी, जम्मू के व्यापारी मिलने आए, उन्होंने कहा कि हम बाहर के राज्यों का सामान लाकर बेचते हैं, डीलरशिप्स हैं, हमसे कोई क्यों खरीदेगा जब 1 घंटे दूर पठानकोट पे उसको वो सामान सस्ता मिलेगा। क्योंकि जो पठानकोट में बिकेगा पंजाब में, उस पे टैक्स 1 बार देना पड़ेगा, यहां तो 2 बार देना पड़ेगा। और यही तर्क वहां की सरकार ने कल विधानसभा में रखा कि इससे अपने आप को अब अलग करना हमारे लिए संभव नहीं है। इसका दूसरा पहलू देखिए, बाकी सारे देश पे क्या असर है। पूरा देश एक मार्केट बन गया। एक रात में 1 तारीख होते सुबह 22 राज्यों ने अपने सारे नाके तोड़ दिए। बाकी 8 राज्यों ने कहा कि हमें 2-4 दिन का समय चाहिए, हम उसमें इसको तोड़ देंगे। कोई सामान अब रुकेगा नहीं, पूरा देश एक मार्केट बन जाएगा। कहां पर सामान बना, कहां से उसका रॉ मटेरियल खरीदा, कहां पर बिका, अब इसका कोई विवाद नहीं रह गया। आपका सामान, जिसको गुड्स कहते हैं, सर्विसेज, सेवाएं, पूरे देश के अंदर एक हो जाएंगी। इसका दूसरा लाभ, और इसका अभी तीसरा लाभ लोगों ने नहीं देखा। दूसरा लाभ क्या है कि केवल एक टैक्स होगा जो 7 तरह की रिटर्न एक आदमी भरता था, 7 अधिकारियों के सामने जाता था, आज वो एक रिटर्न भरेगा। अपने सीए पे भी जाने की उसको जरूरत नहीं। मेरे सीए मित्र क्षमा करेंगे, केवल जो व्यक्ति अपना उपभोक्ता जो व्यक्ति अपना उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को सामान बेचता है, उसको केवल एक रिटर्न भरना है, किसी को 3 नहीं भरना। यह एक गलत प्रचार था। हर महीने की 10 तारीख से पहले अगर आप कस्टमर तक डायरेक्ट जाते हो, कंज्यूमर तक, उपभोक्ता तक, तो केवल जैसे एक एसएमएस देते हो अपने नंबर के साथ
आप एसएमएस दे दो, पिछले महीने मेरी सेल इतनी थी, केवल इतना। और इसके पीछे जो आईटी का नेटवर्क बना, जो पूरे देश में जिसकी कल्पना नहीं थी, जिस व्यक्ति ने वो सामान आपको बेचा, यानी एक व्यापारी ने दूसरे को बेचा, तो वो जिसको बेचा उनकी डिटेल दे देगा, मैंने फला व्यक्ति को, इस नंबर वाले व्यक्ति को इतना बेचा। जिस फैक्ट्री में पैदा हुआ वो अपनी रिटर्न भर देगा एक ऑनलाइन। आपको किसी कागज की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, केवल अपने रिटर्न भर दो। जैसे एसएमएस देते हैं मोबाइल फोन पे, केवल वो रिटर्न भर दो और 320 करोड़ वाउचर, 320 करोड़ वाउचर हर महीने उनकी मैचिंग हो जाएगी। भाई आप कह रहे हो आपने बेचा इतना, आपको सामान देने वाले ने इतना बेचा, उसको फैक्ट्री से इतना मिला, और इस मैचिंग के आधार पर पूरी कड़ी और चेन बनती जाएगी। जो व्यक्ति इसमें धोखा करने की कोशिश करेगा उसको सुनवाई के लिए जाना पड़ेगा, जो ईमानदारी से भरेगा उसकी साल भर की रिटर्न पे उसको ऑनलाइन ही उसका असेसमेंट ऑर्डर मिल जाएगा। एक टैक्स, एक रिटर्न। मेरा टैक्स अधिकारी कौन है मैं उसकी शक्ल नहीं जानता, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, जानने की आवश्यकता नहीं है। यह जो भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था ये व्यवस्था, मुझे उससे मुक्ति मिल जाएगी। सिर्फ तकलीफ उनको होगी जिनको लगता है मैं तो दूसरे तरीके से काम करना चाहता था, ये व्यवस्था कहां से पैदा हो गई। और इतनी बड़ी व्यवस्था हम लोग बना लें इस देश में कि प्रधानमंत्री जी आज जहां जाते हैं, इजराइल गए, उससे पहले अमेरिका गए, सब लोग केवल इसी के जिक्र करते हैं। इसकी तीसरी विशेषता समझ लीजिए कि जो आपने सामान बेचा या बनाया, वो बनाते वक्त उसमें जिस जिस चीज का प्रयोग हुआ उस पे जो टैक्स मिला दिया, उस टैक्स का इन क्रेडिट कि आप पहले दे चुके हैं। तो जब आप पढ़ते हैं कि फला वस्तु का टैक्स 12% है या 18 है, तो ये 12 और 18 नहीं देना, उस 18 में से घटाओगे, उस 18 में से घटाओगे। जैसे हमारे मित्र ट्रैक्टर पार्ट वाले अभी आए, इन्होंने कहा आपने 18 कर दिया, बहुत धन्यवाद है, लेकिन उस पार्ट में अगर टायर में रबर लगा या बॉडी में लोहा लगा और उस पे ऑलरेडी टैक्स दे दिया है, तो जो पहले टैक्स दे दिया उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा और उतना टैक्स आपका कम हो जाएगा, ताकि किसी को दो बार उस लोहे के ऊपर 2 बार, उस रबर के ऊपर 2 बार टैक्स ना देना पड़े। और इसका एक स्वाभाविक लाभ है कि जो एक बार टैक्स दे दिया उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स ऑन टैक्स। वस्तुएं सस्ती भी होंगी। तो जब हम 18 का रेट कहते हैं तो वो 18 माइनस इनपुट क्रेडिट होता है। यह विचित्र प्रकार का गणित है, कई बार लोगों को यह गणित समझ में भी नहीं आता। जिस भी वस्तु पे टैक्स लगता है, टैक्स में से जो कम किया जाएगा उसकी संख्या, तो जब भी आपको कोई कहे कि भाई मेरे आइटम पे इतने परसेंटेज लगा, तो वो आंकड़ा केवल प्रारंभिक आंकड़ा है, उसमें से जो कटौती मिलेगी, और जो लोग उस व्यवसाय को करते हैं उनको मालूम है जो कटौती मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा लाभ यह है मित्रों कि इसमें व्यवस्था सरल कर देना, भ्रष्टाचार समाप्त करने का प्रयास करना, अंत में वस्तुएं सस्ती हो जाएं और टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो जाए, क्योंकि इसमें फिर चोरी की गुंजाइश भी नहीं है। और जो कहेगा इस चेन में से उसका पकड़े जाना भी सरल है। और इसलिए जो लोग कहते थे कि आपने इतनी विचित्र व्यवस्था कर दी इस देश में
कि मेरे लिए तो बेहतर है कि मैं इससे दूर रहूं, वो खुश होकर नहीं करते थे। इस मौजूदा व्यवस्था जो 70 साल पहले बनी, उसकी परेशानी से घबराकर कुछ लोग करते होंगे, लेकिन उस सब का उत्तर देने का प्रयास। अब इसका असर क्या है? सबने कहा कि नई व्यवस्था आएगी, तो नई व्यवस्था के आने से बहुत बाजार में उथल पुथल होगी। नहीं हुई, व्यवस्था बहुत सामान्य चल रही है और आगे भी सामान्य चलेगी, इसकी पूरी उम्मीद है। इसका पूरा महत्व, हर राज्य को इसका लाभ होगा और खास तौर पे जो गरीब राज्य हैं इस देश के, जहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जहां उद्योग नहीं है, उन राज्यों को तो टैक्स बहुत कम मिलता था। अगर आप देश के बीच में से एक लाइन खींच दें, तो जो पूर्व के राज्य हैं वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, इसका सबसे ज्यादा लाभ उनको मिलेगा। अब ये सवाल आया कि ओडिशा, बिहार, बंगाल, पूर्व उत्तर, इन राज्यों की सरकारों ने हमारा समर्थन क्यों किया, चाहे वो बीजेपी एनडीए सरकारें नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि मेरे राज्य को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वो कंजम्पशन स्टेट्स है, वो उपभोक्ता राज्य है, और एक बार उनको ऐतिहासिक एक अवसर मिला, जब सारे तर्क समाप्त हो गए, तो इसके एक एक निर्णय में हमारे कांग्रेस के मित्र शामिल थे। उनके मैनिफेस्टो में था, 2006 के बजट में था, 2011 के बजट में था, संसद में वोट दिया, जीएसटी काउंसिल में साथ दिया। उनको शक था कि शायद सफल ना हो, तो इसलिए अंत में थोड़ा नर्वस होने लग पड़े। अगर करवाहट आएगी तो वो सरकार की, अगर मिठास आएगी तो हम साझा, उसका योगदान हमारा भी था, ये कहने लग पड़ेंगे। उनकी रणनीति बड़ी स्पष्ट थी, लेकिन उनका रवैया क्या है आज तक स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ी नई व्यवस्था पैदा हुई है और मैं आज यकीनन कह सकता हूं, आप लोगों ने मेरा अभिनंदन किया, लेकिन कोई भी वित्त मंत्री कोई भी इस तरह का सुधार नहीं कर सकता जब तक आंख भर के प्रधानमंत्री का समर्थन उसके पीछे ना हो। और मैं मानता हूं कि 70 वर्षों में आर्थिक दृष्टि से इस देश को एक करना, कि जम्मू कश्मीर के उपभोक्ताओं को भी लगे कि भारत के साथ ये आर्थिक विलय जो है ये हमारे हित में है, इसका हमें लाभ होगा। और मैं आज भी मानता हूं कि जम्मू कश्मीर भी उपभोक्ता राज्य है, कंजम्पशन स्टेट, उनको भी इसका बेहतर लाभ होने वाला है, उनका राजस्व भी बढ़ने वाला है और बढ़े हुए राजस्व से देश की अधिक सेवा होती है, ये सब लोग जानते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मित्र समाज में जाकर इसमें लोगों की सहायता भी करें और इसके पक्ष में किसी को तकलीफ आती है तो उस तकलीफ को दूर करने का भी प्रयास करें। आप सबने इस भव्य आयोजन में शामिल हुए, आप सबका बहुत बहुत